हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो आज की हमारी वीडियो ये लास्ट पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हु प्रोपाउंडेड द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है ये किसने दी है? तो एजवर्थ, रिकार्डो, एडम स्मिथ या फिर बर्लिन ओहलिन। तो ये थ्योरी दी है बर्लिन ओहलिन ने। इसको एचओ थ्योरी भी कहा जाता है, हेक्सर ओहलिन थ्योरी। तो इस थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक तो मॉडर्न थ्योरी कहा जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहा जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, और इसको जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, जनरल थ्योरी, और इसके साथ फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए हेक्सर ओहलिन ने क्या कहा था, इसमें फैक्टर एंड अबंडेंस की बात की थी। फैक्टर अबंडेंस जो है दो तरीके से हो सकती है। कैसे? एक तो प्राइस क्राइटेरिया दिया हुआ है नंबर 1, और दूसरा दिया हुआ है फिजिकल क्राइटेरिया। प्राइस क्राइटेरिया में क्या कहा हुआ है? जैसे देखिए, प्राइस ऑफ, ये जैसे प्राइस ऑफ कैपिटल ए कंट्री में, प्राइस ऑफ लेबर ए कंट्री में, ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कैपिटल बी कंट्री में, प्राइस ऑफ लेबर बी कंट्री में। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशो बड़ा है इस रेशो से। इसका मतलब ग्रेटर देन का बड़ा है कि ये प्राइस ऑफ कैपिटल जो है ए कंट्री में ज़्यादा है। ए कंट्री में अगर कैपिटल का प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब ए कंट्री लेबर अबंडेंट है, लेबर की प्रचुरता है, और बी कंट्री में कैपिटल की प्रचुरता है, कैपिटल की। इसलिए ए कंट्री को कहा जाएगा लेबर अबंडेंट कंट्री और बी कंट्री को कहा जाएगा कैपिटल अबंडेंट कंट्री। तो इस तरह से ये प्राइस क्राइटेरिया के बेस पर है। अगर फिजिकल क्राइटेरिया के बेस पर देखेंगे तो इसमें आएगा कैपिटल ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय लेबर इन ए कंट्री। फिर है कैपिटल बी कंट्री में डिवाइडेड बाय लेबर बी कंट्री में। इसका मतलब क्या है? ए कंट्री में कैपिटल कम है, बी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है। इसीलिए जो ये लेस देन का साइन इस तरफ को है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन इस तरफ को है, ये दिखा रहा है कि बी कंट्री में जो है, ये बी कंट्री है, बी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है और ए कंट्री में लेबर ज़्यादा है। बी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है तो बी कंट्री में क्या होगा? लेबर कम होगी। यानी कि बी कंट्री कैपिटल अबंडेंट और ए कंट्री लेबर अबंडेंट होगी। इसी तरह से फिजिकल क्राइटेरिया और प्राइस क्राइटेरिया में कंट्री सेम आएगी। जो लेबर अबंडेंट कंट्री फिजिकल क्राइटेरिया में होगी वही प्राइस क्राइटेरिया में भी होगी। यानी किसी देश में अगर कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कैपिटल सस्ती भी होगी, और जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा है तो लेबर अबंडेंट होने की वजह से वहाँ पर लेबर सस्ती भी होगी, और जो दूसरा स्केयर फैक्टर होगा वो उस कंट्री में महंगा होगा। तो ये था ओहलिन का इंटरनेशनल थ्योरी का थ्योरी। तो इसका आंसर होगा ये बर्लिन ओहलिन। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंगस द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज अ सपोर्टर ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में पूछा गया है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ के सपोर्टर इकोनॉमिस्ट कौन कौन से हैं? ए ओ हर्शमैन, हैंस सिंगर, पॉल स्ट्रेटन या फिर पी एन रोजेंस्टन रोडान। तो इसका सही आंसर होगा
ये थ्योरी A.O. हर्शमैन ने दी है, मगर अगर इसके समर्थक की बात की जाए तो सिंगर और पॉल स्ट्रेटन इसके समर्थक हैं। और जो रोजेंस्टन रोडान हैं, इन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का समर्थन किया है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के समर्थकों में और आता है, सिंगर आ गया, स्ट्रेटन आ गया, इसके साथ ही किंडलबर्गर आता है, किंडलबर्गर, और साथ में रोस्टो की 5 स्टेजेस की जो थ्योरी है वो भी अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट करती है। अब देखिए बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के बारे में अगर हम देखेंगे, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, तो इसके समर्थक कौन कौन हैं? एक तो है रोजेंस्टन रोडान, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, नेट में भी बहुत बार पूछा गया है। फिर है नॉक्से के साथ हमारा आएगा लेविस, और लेविस के साथ है सिटोवस्की, और उसके साथ हमारे यंग, और इसके साथ फ्रेडरिक लिस्ट। तो इन्होंने जो है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में क्या इंक्लूड नहीं है? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में कौन कौन सी सेविंग्स आती है। सबसे पहले देखिए, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये भी आती है। फिर है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, ये भी आता है। फिर है किसान विकास पत्र, ये भी आता है। और इसके साथ ही NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी आता है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आप लिख लें, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, ये भी आता है। और फिर है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है पब्लिक PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में आता है। फिर है पोस्ट ऑफिस मंथली सेव स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, ये भी आता है। तो ये सब जो है सेविंग्स नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स के अंतर्गत आती है। तो ये जो टाइम डिपॉजिट ऑन कॉमर्शियल बैंक है, ये इसमें नहीं आता है, ये कॉमर्शियल बैंक की सेविंग है। ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है, ये पोस्ट ऑफिस में सेविंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, की बेनिफिट्स ऑफ GSTR। तो GST के की बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर है रेड्यूसिंग करप्शन एंड लीकेजेस। फिर है क्रिएटिंग अ कॉमन मार्केट। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, GST के ये तीनों फायदे हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडिया में कौन कौन सी है। तो देखिए, एक तो कोल है, फिर सीमेंट है, फिर स्टील है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइज़र, आप इनको नोट कर लें, फर्टिलाइज़र। 5वें नंबर पर लिखिए नेचुरल गैस। फिर 6 रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। और उसके बाद 7वें नंबर पर लिखिए क्रूड ऑयल। फिर 8th इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 जो है कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। कौन सी नहीं है? टेक्सटाइल। ये टेक्सटाइल 8 कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है,
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 तो आपके पास दिए हुए हैं, कोल, सीमेंट, स्टील। फिर लिखिए फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 जो है इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट। इसका एम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नव प्रवर्तन को विकसित करना, इनोवेशन। सेकंड है दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करना, ये भी है। नव प्रवर्तन को विकसित करना, ये भी है। फिर है बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सृजित करना, ये भी इसका एक जो है एम है। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। ये इसकी लॉन्च डेट याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 3 इसके सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उस वक्त जो है, उस वक्त के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ठीक है, मगर मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि इससे जो है एमएसएमई से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको हम डिस्कस करेंगे उस वक्त। देखिए, निम्न कथनों में से सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों के संबंध में कौन सही नहीं है? पहला क्या है? ये सकल राष्ट्रीय आय का लगभग 37.5% प्रदान करते हैं। ये 2017-18 की बात है, अभी ये प्रतिशत हो सकता है, ये इसमें बढ़ोतरी आई है। नेक्स्ट, ये लगभग 8 करोड़ लोगों को अब जो है ये ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, मगर उस वक्त के अकॉर्डिंग ये ठीक है। 8 करोड़ हैव ह्यूज पोटेंशियल टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस को भी जो है असंतुलनों को व्यय करने की विशाल क्षमता रखते हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हैव ह्यूज पोटेंशियल टू कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, ये इसका गलत ऑप्शन है। अब जो एमएसएमई से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है वो है इसकी लिमिट, इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर की लिमिट। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 एंटरप्राइजेस का देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिस उद्योग में होता है उसको माइक्रो उद्योग में की कैटेगरी में रखा जाता है। 10 करोड़, 1 से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिसमें होगा उसको स्मॉल में रखा जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेज में। उसके बाद 10 से 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिसमें होगा उसको रखा जाएगा मीडियम एंटरप्राइजेज में। अब ये तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बेस पर इन्वेस्टमेंट लिमिट थी। अगर टर्नओवर की बात की जाएगी तो आप इसमें मल्टीप्लाई 5 कर देना, मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 5 करोड़ का टर्नओवर जिसमें होगा, जिस इंडस्ट्री में होगा वो माइक्रो इंडस्ट्री में आएगी। फिर 10 × 5, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिसमें 50 करोड़ का टर्नओवर जिसमें होगा वो आएगी स्मॉल इंडस्ट्री में। इसके बाद 25, 5 × 5 = 25, तो 250 करोड़ का टर्नओवर जिस उद्यम का होगा उसको माना जाएगा मीडियम कैटेगरी में। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? शक्तिकांत दास, एन.के. सिंह, अशोक लहरी या फिर रमेश चंद्र? तो इसका सही आंसर होगा एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक आयामी आरेख है? डायमेंशनल डायग्राम, 1 डायमेंशनल डायग्राम, एक आयामी, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम,
बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके पास एक्स बार दिया हुआ है 21, जेड दिया हुआ है 28, एक्स बार है हमारा मीन, जेड है मोड और मीडियन एम निकालना है। देखिए जेड निकालने का फॉर्मूला होता है 3m - 2x बार, यह है मोड निकालने का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। z इज इक्वल टू 3m - 2x बार, हमारे पास x बार दिया हुआ है और z दिया हुआ है, m निकालना है। तो z कितना है 18 इज इक्वल टू 3m - 2x बार, तो यह आ गया 18, 3m - 42। तो इसमें देखिए 3m - 42, तो 18 इसको इस तरफ अगर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। तो 18 और 42 कितना होगा 8, 10, 4, 5, 1, 6, 60, m इज इक्वल टू 60, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो हमारा मीडियन कितना आया 20, तो इसका आंसर होगा 20। फॉर्मूला याद रखना है z इज इक्वल टू 3m - 2x बार, और इसमें वैल्यू पुट करके ये आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण का माप नहीं है, कौन सा नहीं है। पहले हम अपकिरण के माप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 है, इसमें दो चीज़ें याद रहती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और थर्ड नंबर पे क्वार्टाइल डेविएशन, फिर फोर्थ पे हमारा आएगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर फिफ्थ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिक्स्थ पे लिखिए लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व। तो ये सारे जो है अपकिरण को मापने के मेजर हैं। रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व। तो अब देखते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्वाड्रिक मीन, तो ये गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, परसेंटाइल रेंज भी है और क्वार्टाइल डेविएशन भी है, तो ये तीन है। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर आएगा, ये मेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज पूछी गई है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है -1 और +1 के बीच में इसकी रेंज होती है। और किसके बीच में -1, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और +1 हुआ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू और +1 से लेस देन इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट देखते हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर एन आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर का सूचकांक जो है एक आदर्श सूचकांक में किन परीक्षणों को संतुष्ट करता है। तो फिशर में देखिए क्या आएगा, फिशर टाइम रिवर्सल
और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारा होता है P01 मल्टीप्लाई P10 इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है P01 इज इक्वल टू 1 अपॉन P10। इस तरह से बेस ईयर को चाहे आप आगे कर दो, चाहे पीछे लिखो, चाहे आगे लिखो, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे एक के इक्वल। तो ये है टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को अगर देखेंगे तो ये होता है P01 मल्टीप्लाई Q01 इक्वल होते हैं किसके, समेशन P1 Q1 इज इक्वल टू P0 Q0। इसके इक्वल होते हैं P1 और प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो इसको और कैसे लिखा जाता है, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। अब देखिए इसके साथ एक और टेस्ट होता है जिसको सर्कुलर टेस्ट कहा जाता है। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P01 मल्टीप्लाई P12 मल्टीप्लाई P20 इज इक्वल टू 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक सर्कल ले लिया, यहाँ पर P0 लिख दो, यहाँ पर P1 और यहाँ पर P2। अब यहाँ से यहाँ वाले एरिया में क्या कर दो, 0 और 1 लिख दो, P01। यहाँ से यहाँ तक के एरिया में क्या लिख दो, 1 और 2, P12। और यहाँ से यहाँ वाले एरिया में 2 और 0, P के आगे P20। तो देखिए क्या बन गया, P01 P12 P20, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये हमारा हुआ सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, बोथ द क्लास लिमिट आर कंसिडर्ड, ये नहीं आएगा इसमें, ये इंक्लूसिव सीरीज में होता है। द लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ये भी नहीं होगा। बोथ लिमिट आर एक्सक्लूडेड, ये भी नहीं होगा। द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब हम देखेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज होता क्या है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एक्सक्लूसिव सीरीज में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो इस तरह का अगर हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस 20 को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। 20 हमारा आएगा इसमें दूसरे वाले क्लास इंटरवल में, जो लोअर लिमिट है यहाँ पर हम 20 को कंसिडर करेंगे। अगर 30 की बात की जाएगी तो 30 को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वाले में जहाँ पर ये लोअर लिमिट है वहाँ पर कंसिडर करेंगे। अपर लिमिट से जो है इसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार आता है। एक तो फर्स्ट इंटरवल का ये हाईएस्ट वैल्यू और सेकंड इंटरवल में ये लोअर लिमिट। तो सेकंड इंटरवल का जो है लोअर लिमिट में देखेंगे तो इसमें इसको नहीं लिया जाएगा, वरना ये डबल बार इसकी काउंटिंग हो जाएगी।
इसीलिए जो है इसको एक्सक्लूड किया जाता है अपर लिमिट से। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट के 10, 15, 5, 20, 20.5, 12, 19, 25, 17, 18 ये मार्क्स दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल मान लीजिए 10 से 20 के बीच में, यहाँ 5 भी दिया हुआ है, 20 से 30 के बीच में, हम सिर्फ इन दो में लेंगे। ये हमारे पास है मार्क्स, ये मार्क्स है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखिए 10 से 20 के बीच में कितने हैं, ये जो 20 मार्क्स हैं इसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 10 से 20 के बीच में एक तो 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, 12 भी आएगा। तो कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स के हैं ये। फिर 20 से 30 के बीच में देखिए ये जो 20 है ये कंसिडर होगा अब यहाँ पर 20, 20.5, तो ये 2, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी 6 और 2। इस तरह से 20 को हम फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में कंसिडर नहीं करेंगे, ये सेकंड वाले में आएगा। इसी तरह से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को भी समझ लेते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, जैसे 10 से लेकर 19 तक है, फिर 20 से लेकर 29 तक है, 30 से लेकर 39 तक है। इसमें जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को लिया जाता है। मान लीजिए 10 से लेकर 19 तक मार्क्स, इसमें जिसके 10 नंबर आएंगे और जिसके 19 नंबर आएंगे उनको भी इसी क्लास इंटरवल में रखा जाएगा। अगर जिसके 20 मार्क्स हैं तो वो 20 से लेकर 29 तक वो अगले क्लास इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 19 तक स्पष्ट दिया हुआ है, ये 19 या 20 दो बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को कंसिडर किया जाता है। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बात आ जाएगी तो इसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करते हैं। ये अपर लिमिट जब नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट बन जाती है तो यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, अपर लिमिट इज़ एक्सक्लूडेड, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड रेफर टू लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू। तो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी में क्या होता है, ट्रेंड किस में आता है, डिक्रीज ओनली, इंक्रीज ओनली, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाती है तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरह की टेंडेंसी दिखाई देती है। अगर शॉर्ट रन की बात की जाती है उसमें अगर ग्रोथ हो रही है तो वो बढ़ती हुई ही नज़र आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट रन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मान लो इकोनॉमी में डिप्रेशन की स्थिति है, इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है, तो ये इतना टाइम नहीं होगा इकोनॉमी में कि उसको दोबारा से ऊपर ले जाएं। तो इसी तरह से ये शॉर्ट रन की सिचुएशन होती है। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों सिचुएशंस आती है। नेक्स्ट देखते हैं, when two regression line intersect each other at 90 degree angle, the coefficient of correlation would be। देखिए टू रिग्रेशन लाइन, मान लीजिए एक ये रिग्रेशन लाइन है और दूसरी ये रिग्रेशन लाइन है, ये आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे।
तो ये बताती है कि एक्स बार वाई बार, ये बताती है कि दोनों में जो है कोई कोरिलेशन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसमें क्या होगा, 0 होगा। r इज इक्वल टू 0, कोई कोरिलेशन नहीं है। देखिए अगर दो रिग्रेशन लाइन आपस में नज़दीक होती है या फिर इस तरह से एक ही बन जाती है तो इसमें कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्स के चेंज होने से अगर रिग्रेशन लाइन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होगा तो क्या होगा, वाई के चेंज होने से एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो दिखाएगा इस तरह से 90 डिग्री पर कट होती हुई लाइनों को। अगर वाई में चेंज होने से एक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो लाइनें इस तरह से बहुत नज़दीक होंगी। अगर पूरा चेंज आ रहा है, जितना वाई में चेंज आ रहा है उतना ही एक्स में चेंज भी आ रहा है, तो लाइनें इस तरह से आएगी। ये दिखाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन को, पॉजिटिव आर को। अगर नेगेटिव आर होगा तो इस तरह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ वेरिएंस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। इसमें हमें क्या आना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा वेरिएंस। यहाँ पर वेरिएंस दिया हुआ है 144 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 वेरिएंस। देखिए 144 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।